हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बिरसा मुंडा विद्रोह से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। तो बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसका अगर समय देखें तो 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह किया गया था। इसमें हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे तो बिरसा मुंडा विद्रोह की पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका, इसके कारण में हम पढ़ेंगे, इसके आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक या सामाजिक कारण और इसके तात्कालिक कारण। उसके बाद इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, कितने चरणों में इसका विस्तार किया गया, इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इस विद्रोह का महत्व क्या है और इस विद्रोह का निष्कर्ष क्या निकला। तो ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बिरसा मुंडा की पृष्ठभूमि या भूमिका हमें किस प्रकार लिखना है। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही भारत के सुदूर जंगलों में बसे जनजातीय समूहों द्वारा विद्रोह की लंबी परंपरा दिखाई पड़ती है। इसी परंपरा में मुंडा विद्रोह सबसे संगठित और व्यापक विद्रोह था, जो सभी प्रकार के शोषण और बाहरी लोगों के जनजातीय जनजीवन में हस्तक्षेप का परिणाम था। तो बिल्कुल ही छोटे में इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में कि सुदूर जंगलों में जो जनजाति बसे थे। तो ये विद्रोह की लंबी परंपरा इसमें दिखाई पड़ती है जनजातियों के द्वारा। और इसी परंपरा में मुंडा विद्रोह जो देखा गया वो सबसे ज़्यादा संगठित और सबसे ज़्यादा व्यापक विद्रोह था, जो सभी प्रकार के शोषण किया जा रहा था, बाहरी लोगों के द्वारा जनजातियों के जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा था और उसी के हस्तक्षेप का ये परिणाम था बिरसा मुंडा विद्रोह। और विद्रोह के कारण को हमें किस प्रकार लिखना है तो हम एक डायग्राम से दिखा दिए हैं कि विद्रोह के कारण में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो कारण में हम आर्थिक कारण में देखते हैं कि खुदकट्टी जो व्यवस्था था, जो सामूहिक रूप से खेती की जाती थी मुंडाओं के द्वारा, मुंडा जनजातियों के द्वारा, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ऊंचा लगान रखा गया था, उनसे बेगारी करवाई जाती थी और जमींदारों और महाजनों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। तो बिरसा मुंडा विद्रोह के ये कुछ आर्थिक कारण थे। इसके सांस्कृतिक कारण अगर देखें तो हिंदू पुरोहित का आगमन, जैसे कि हिंदू पुरोहित को अपनी एक स्वेच्छा के अनुसार वो अपनी जमीन में से कुछ दे देते थे, लेकिन बाद में ये हिंदू पुरोहित जो थे ये जमींदारों की तरह करने लगे, जमींदारों से मिलकर उन पर शोषण करने लगे। तो ये सांस्कृतिक या सामाजिक कारण हो गया। राजनीतिक कारण अगर देखें तो उनकी जो स्थानीय परंपरा थी, यानी कि मुंडा का एक सरदार होता था, उनकी कोई भी समस्याओं को वो उसके माध्यम से सुलझाया जाता था। अपनी शिकायत वो उसके पास करते थे। एक तरह से उनके पास एक छोटा सा पंचायत की तरह उनकी व्यवस्था थी और उस स्थानीय परंपरा को समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा मुंडा सरदार में गिरावट, यही बात है, स्थानीय परंपरा समाप्त हो गई तो मुंडा सरदार में गिरावट आ गई और पुलिस के प्रशासन द्वारा भी इनका शोषण किया जा रहा था। धार्मिक कारण में अगर देखें तो इसमें क्या हुआ कि बिरसा मुंडा जैसे नेता का इसमें नेतृत्व के कारण इसके जो भी धार्मिक क्षेत्रों में इनका जो हस्तक्षेप किया गया, इनके परंपराओं में जो हस्तक्षेप किया गया, इस वजह से भी ये विद्रोह हुआ। उसके अलावा देवत्व का प्रभाव देखा गया, धर्मांतरण करा गया उनका ईसाई मिशनरियों के द्वारा। तो ये कुछ धार्मिक कारण थे। तात्कालिक कारण में देखें तो बिरसा जैसे नेता इनको मिल गया, बिरसा जैसे नेता का नेतृत्व मिल गया जिसने कि मुंडाओं को संगठित करके विद्रोह के तरफ लोगों को किसी भी तरीके से करके उन्हें संगठित किया और विद्रोह की तरफ उन्हें प्रेरित किया, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने का, जमींदारों के प्रति विद्रोह करने का। तो ये कुछ विद्रोह के कारण है। अब एक एक पॉइंट्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्थिक कारण में क्या लिखेंगे। तो मुंडा जनजाति के बीच खुदकट्टी व्यवस्था प्रचलन में था। यह एक ऐसा व्यवस्था था जिसके तहत मुंडाओं के द्वारा एक ही जमीन पर सामूहिक रूप से खेती की जाती थी, लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। तो उनकी खुदकट्टी व्यवस्था को समाप्त करके वहाँ पे क्या किया गया कि जमींदारी प्रथा को लागू कर दिया गया। भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई, यानी कि जो राजस्व लिया जा रहा था भूमि का, उसमें वृद्धि कर दिया गया। मुंडा समुदाय को बेवजह जमींदारों, साहूकारों और महाजनों के द्वारा परेशान किया गया, यानी कि भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई और इनका जमीन भी छीन लिया गया। इस वजह से कोई इनके पास रोजगार ही नहीं बचा, इनके पास पैसों की कमी हो गई और इस वजह से क्या किया गया कि इनको परेशान किया गया। मुंडा जनजाति वन प्रयोग से वंचित कर दिए गए और उसके अलावा उनसे बेगारी की प्रथा करवाई जाने लगी।
इसके बाद क्या लिखा गया है कि उस समय के समाचार पत्र बंगाल गजेटियर में मुंडाओं पर हुए अत्याचार का वर्णन किया गया था। यानी कि इस कदर इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था कि उस समय का प्रतिष्ठित एक समाचार पत्र था बंगाल गजेटियर, उसमें भी मुंडाओं पर हुए अत्याचार का वर्णन किया गया था। तो ये कुछ आर्थिक कारण थे मुंडा विद्रोह के प्रस्फुटित होने का। दूसरा है राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारणों में देखें तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्थानीय जमींदारों को पुलिस के सारे अधिकार प्रदान कर दिया गया, जिसका उन लोगों ने गलत उपयोग किया। वहाँ के जो भी जमींदार थे, जो भी साहूकार थे, उनको क्या किया गया कि पुलिस के जितने भी अधिकार हैं उन्हें दिया गया, और उस अधिकारों का वो लोग दुरुपयोग करने लगे। मुंडा लोगों को वो परेशान करने लगे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। कुछ अन्य ब्रिटिश कानून के द्वारा मुंडा जनजाति का शोषण और उन पर अत्याचार किया गया। कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि मुंडा जनजाति का शोषण हुआ, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। इसके बाद राजनीतिक कारण में क्या था कि उनके स्थानीय परंपरा को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय परंपरा क्या था कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक मुंडा सरदार था, जिसका निर्णय को सारे समुदाय के लोग मानते थे। ब्रिटिश शासन के लागू होने के बाद इन मुंडा सरदारों में और मुंडा समुदाय में आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो ये राजनीतिक कारण थे। धार्मिक कारणों में अगर देखें मुंडा विद्रोह का, तो ईसाई मिशनरियों ने मुंडा जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, इस बात का प्रलोभन देकर कि वो उनकी रक्षा करेंगे। यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे वो क्या किए कि मुंडा जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन कराते थे। और कुछ जो मुंडा थे, कुछ मुंडाओं ने क्या किया कि दिकुओ, अर्थात दिकुओ किनको कहा जाता था, बाहरी लोगों को, तो बाहरी लोगों के हाथों शोषण और उत्पीड़न से परेशान होकर भी अपना धर्मांतरण किया था। यानी कि वो सोच रहे थे कि अगर हम धर्मांतरण कर लेंगे तो हमें इस उत्पीड़न से, इस शोषण से, इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब 1886-87 में क्या किया गया कि मुंडा सरदारों ने अपनी भूमि वापसी का आंदोलन चलाया, तब इन मिशनरियों ने इनका साथ देने के बजाय जमींदारों का साथ दिया। यानी कि इन पे भरोसा करके, ईसाई मिशनरियों पे भरोसा करके इन्होंने अपना धर्मांतरण किया था, धर्म को बदला था, ताकि इन पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो जाए। लेकिन जब इन्होंने अपने अधिकारों की बात की, भूमि वापसी का आंदोलन चलाया, तो ये जो ईसाई मिशनरी थे, जो इनका साथ देने का वादा किए थे, वो भी क्या किए कि वो भी जमींदारों का साथ देने लगे, प्रशासन का साथ देने लगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक या सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण में अगर हम देखें तो मुंडा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था में जब हिंदू राजवाड़ों और ब्राह्मणों ने हस्तक्षेप किया, तब मुंडा जनजातियों ने स्वेच्छा से ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। यानी कि शुरू से ही परंपरा है ब्राह्मणों को दान देने का, तो मुंडाओं ने इस परंपरा को निभाया, मुंडाओं ने भी इस परंपरा को आगे ले गए वो लोग। और जो ब्राह्मण थे उनको क्या किया गया कि वो स्वेच्छा से ब्राह्मणों को भूमि दान दिए। जब इनके सामाजिक व्यवस्था में हिंदू राजवाड़ों और ब्राह्मणों ने हस्तक्षेप किया, तब मुंडा जनजातियों ने क्या किया, स्वेच्छा से ब्राह्मणों को भूमि दान दिया। जंगलों में ये जनजाति शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन बाद में जो यही ब्राह्मण जो थे, ये क्या करने लगे कि जमींदार की तरह व्यवहार करने लगे और उनका शोषण करने लगे। दीकुओं के आगमन से उनका सामाजिक जीवन पद्धति क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। यानी कि जो उनकी सामाजिक जीवन पद्धति थी, बाहरी लोगों के आने से, बाहरी लोगों में वो अंग्रेजों को, जमींदारों को, यानी कि दीकुओ जो जनजाति से अलग लोग हैं, उन्हें दीकू कहा जाता था, और दीकुओं के आने से उनका सामाजिक जीवन पद्धति था वो क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, वो क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। अब आते हैं कि विद्रोह का उद्भव और विस्तार के बारे में जानते हैं। तो 1890 के दशक में हुए इस विद्रोह को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। अब तक हमने मुंडा विद्रोह के कारण को देखा। अब इस मुंडा विद्रोह का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका विस्तार कहाँ तक था। तो 1890 के दशक में यह विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहला चरण क्या है, आंदोलन का प्रारंभिक चरण। आंदोलन का प्रारंभिक चरण का समय अगर देखें तो 1890 से लेकर 1854 के बीच में, 1894 के बीच में ये आंदोलन का प्रारंभिक चरण था। और इसमें क्या हुआ कि आंदोलन के शुरुआती चरण में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। बिरसा मुंडा ने प्रथम चरण में क्या कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर ने मुझे आपके कल्याण के लिए यहाँ पे भेजा है। इस आंदोलन का प्रारंभ एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ। इस चरण में बिरसा ने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण पर बल दिया, जिसके लिए निम्न बातों को आधार बनाया गया। यानी कि शुरू में जो ये आंदोलन था, ये क्या था कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में इसका विकास हुआ। और इस चरण में बिरसा ने क्या किया कि जो उनका समुदाय था, जो उनका मुंडा समुदाय था, उस समुदाय के जो भी धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण पर बल दिया गया। और उसके तहत
किन किन बातों को आधार बनाया गया सामाजिक धार्मिक शुद्धिकरण के लिए। तो पहला है कि समुदाय के सदस्यों का आचरण, शुद्धता पर ध्यान तथा लोगों को मद्यपान और पशु बलि प्रथा से मुक्त कराना। यानी कि उनका जो बिरसा का जो उद्देश्य क्या था, ये क्या हुआ कि जो शुद्धिकरण था, जो सामाजिक धार्मिक शुद्धिकरण था यहाँ पे, उसमें जो समुदाय के सदस्य हैं उनका आचरण शुद्धता पर ध्यान दिया गया और लोगों को जो मद्यपान की जो व्यवस्था थी, वहाँ पे लोग मद्यपान बहुत ज़्यादा करते थे, पशु बलि की प्रथा थी, इनसे लोगों को मुक्त कराना। दूसरा है कि बिरसा ने अपने अनुयायियों को अनेक देवी देवताओं यानी कि बोंगा को छोड़कर एक देवता यानी कि सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा। यानी कि एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया, बहुदेववाद को छोड़कर एकेश्वरवाद पर जोर दिया गया बिरसा मुंडा के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा गया कि अनेक देवी देवताओं की पूजा करने के बजाय किसी एक देवता को पूजा की जाए, और इस तरह से एकेश्वरवाद पर बिरसा मुंडा ने जोर दिया। तीसरा है कि बिरसा मुंडा ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें मुंडा समाज के विकास करने तथा दूसरी अन्य ताकतों को नष्ट करने के लिए भेजा है। केवल वे ही समुदाय को बाहरी लोगों की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं और शक्तिशाली मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि उनके सामाजिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया गया था दीपुओं के द्वारा, तो इसको आधार बना के बिरसा मुंडा ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें मुंडा समाज के विकास के लिए भेजा है और जो भी दूसरी अन्य ताकत हैं उनको नष्ट करने के लिए भेजा है, और केवल वही एक व्यक्ति हैं जो मुंडा समुदाय को बाहरी लोगों की बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं और शक्तिशाली मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। चौथा है कि बिरसा ने अपनी अलौकिक या ईश्वरीय शक्तियों का दावा करते हुए कहा कि कोई भी तीर, गोली या हथियार उसे पराजित नहीं कर सकता। यानी कि उसने बताया, मुंडा समुदाय के लोगों को बिरसा मुंडा ने बताया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, उसके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं, और उस शक्तियों के बल पर कोई भी तीर, कोई भी गोली, कोई भी आधुनिक हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसे पराजित नहीं कर सकता है। उसने घोषणा की कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। बिरसा मुंडा ने ये ऐलान किया कि हमारी जो लड़ाई होगी वो दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से है जमीन इस तरह से हम लाल करेंगे जैसे कि लाल झंडा। दूसरा है आंदोलन का द्वितीय चरण। पहला जो चरण था वो सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर था। दूसरा चरण क्या था, 1895 से 97 तक का ये समय था, और इसमें क्या किया गया कि इस दौरान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों को एकजुट कर लगभग 6000 लोगों का संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था। अब क्या हुआ कि बिरसा मुंडा ने क्या किया, लोगों का संगठन बनाना शुरू किया, और उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया कि ब्रिटिश प्रभाव का अंत करना है, बाहरी लोगों से आज़ादी लेनी है और मुंडा राज की स्थापना करना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने लगान नहीं देने की अपील की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका। यानी कि जो इनके लक्ष्य रखे गए थे, जो लोगों का संगठन बना के उनके जो लक्ष्य थे कि ब्रिटिश प्रभाव का अंत कर देना है, बाहरी लोगों से हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपनी मुंडा राज की स्थापना करना है, और इसको प्राप्ति करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगान नहीं देने की अपील की गई मुंडा सरदारों के द्वारा या बिरसा मुंडा के द्वारा, और तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका गया। विद्रोह तीव्र होता देख अंग्रेजों द्वारा बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरे चरण में क्या हुआ कि बिरसा को जब तीव्र होने लगा, विद्रोह जब व्यापक होने लगा, तो उनके जो नेता थे बिरसा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब शुरू होता है आंदोलन का तृतीय चरण। अब आंदोलन का जो तृतीय चरण था ये 1897 से 1900 तक था। यह चरण सबसे हिंसक और तीव्रता वाला था। अब जब बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या हुआ कि आंदोलन और भी ज़्यादा हिंसक हो गया, और भी ज़्यादा तीव्र हो गया, और बिरसा की गिरफ्तारी के पश्चात क्या हुआ कि आंदोलन और तीव्र हो उठा, और फलस्वरूप क्या हुआ कि 1898 में रिहा कर दिया गया उन्हें। जब आंदोलन को तीव्र होता देखा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो बिरसा मुंडा को जो वो गिरफ्तार किए थे उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद बिरसा ने पुनः संगठन को मजबूत किया। संगठन के सदस्यों ने ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों, महाजनों, साहूकारों, जमींदारों एवं ईसाई मिशनरियों पर हमला किया। यानी कि जब बिरसा मुंडा जेल से उन्हें रिहा किया गया तो फिर से उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया, लोगों का फिर से संगठन जुटाया, और जो संगठन के सदस्य थे उनके द्वारा जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, कुछ पुलिस स्टेशन थे, महाजन थे, साहूकार थे, जमींदार थे, ईसाई मिशनरी थे, इन लोगों पर हमला किया गया, और धीरे धीरे यह जो विद्रोह था खूंटी, गुमला, रांची, सिंहभूम, इन सब जिलों में फैल गया।
दिसंबर 1899 में क्या हुआ कि क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। रांची और सिंहभूम जिलों में 6 पुलिस थाना में तीर चलाया गया तथा चर्च को भी जला दिया गया। तो ये जो था ये विद्रोह का तीव्रता था। और विद्रोह जब कोई भी तीव्र हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया उसको दमन करने की कोशिश की गई। अब दमन में क्या हुआ कि विद्रोह की तीव्रता को देख अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब विद्रोह तीव्र हो गया तो अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। सक्रिय रूप से जो भूमिका निभा रहे थे बिरसा मुंडा, उनको फिर से 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जून 1900 को पेचिश से उनकी मृत्यु हो गई। जल्द ही विद्रोह का अंत हो गया। अब विद्रोह का जो नेता था, जो नेतृत्व करता था, उसकी ही मौत हो गई तो विद्रोह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। विद्रोह का जल्दी ही अंत हो गया। उस समय के समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में लिखा गया था कि एक एक मुंडा जनजाति अदम्य साहस के साथ लड़ा परंतु तोप के सामने तीर हार गया। तो ये जो कलकत्ता रिव्यू का अखबार था, मुंडाओं के अदम्य साहस के बारे में इसमें प्रदर्शित किया गया था लेख के अनुसार कि अब मुंडाओं ने अदम्य साहस के साथ दीकुओं के विरुद्ध लड़ा, लेकिन तोप के सामने, आधुनिक हथियारों के सामने उनका पारंपरिक हथियार था वो हार गया। अब क्या हुआ, विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ? तो अगर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए विद्रोह का विश्लेषण किया जाए तो हम निम्न परिणामों को देख सकते हैं। क्या क्या उसके परिणाम थे? तो मुंडा जनजाति अंग्रेजों सहित सभी द्वीपों को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। विद्रोह क्या हुआ कि बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, विद्रोह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, विद्रोह खत्म हो गया। तो इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो दीकू थे उनके क्षेत्रों में उनको निकाल पाने में जो बिरसा जनजाति, मुंडा जनजाति थे वो असमर्थ रहे। स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करने में भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। यद्यपि इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन इस विद्रोह का परिणाम सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक था। इस विद्रोह के बाद मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की प्रेरणा जगी। इसके साथ ही इस विद्रोह की उग्रता एवं तीव्रता ने सरकार को उनकी समस्या पर विचार करने के लिए विवश किया और निम्नलिखित परिणाम मिला। तो शुरू में हमने क्या किया है कि उनके विद्रोह से उन्हें विद्रोह में जो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने विद्रोह किया था वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे। और उसके साथ ही विद्रोह की जो उग्रता थी, जो तीव्रता थी, तो सरकार को उनकी समस्या पर सोचने को मजबूर हो गए अंग्रेजी सरकार भी कि इनकी समस्या पर उनके तरफ ध्यान दिया गया। और उस समस्या पर विचार करने के लिए जो उसके परिणाम आए वो क्या क्या है? तो पहला है राजनीतिक या प्रशासनिक परिणाम क्या क्या हुए। तो राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि काश्तकारी संशोधन एक्ट को 1903 में पारित कर मुंडाओं के खुदकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली। जो उनके खुदकटी व्यवस्था को, सामूहिक खेती जो करते थे उन्हें खत्म कर दिया गया था, उस व्यवस्था को काश्तकारी संशोधन एक्ट 1903 में पारित किया गया और उस खुदकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई। खूंटी और गुमला को 1905 में नए अनुमंडल का दर्जा दिया गया। यानी कि इससे क्या हुआ कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने लगी। खूंटी और गुमला का जो क्षेत्र था उसे नए अनुमंडल का दर्जा दिया गया। प्रशासन का आदिवासियों के प्रति जो ध्यान था वो और अधिक संवेदनशील हो गया। अब इस विद्रोह का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिणाम अगर देखें तो सामाजिक धार्मिक समस्या और कुप्रथा जैसे कि मद्यपान, बहुदेववाद, बलि प्रथा, अशिक्षा को खत्म किया गया तथा मुंडा समाज में भी आधुनिकता लाने की कोशिश की गई। तो इस विद्रोह का सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिणाम ये हुआ कि जो मद्यपान की वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुलता देखी गई, वहाँ पे अशिक्षा था, बहुदेववाद था, यानी कि एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा की जा रही थी, पशु बलि किया जा रहा था, लोगों के बीच शिक्षा की कमी थी। इन सभी कुप्रथाओं को खत्म किया गया और मुंडा समाज में भी क्या किया गया कि उनको आधुनिक जो क्षेत्र, बाहर के जो आधुनिक क्षेत्र था उससे उनको जोड़ने की कोशिश की गई, उनमें आधुनिकता लाने की कोशिश की गई। अब इस विद्रोह का आर्थिक परिणाम क्या हुआ कि मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार मिला, उन्हें बेगारी करने से मुक्ति मिली, उनके जमीन का सर्वे करा के देखा गया कि कहाँ उनका कितना जमीन है, यानी कि उनका जो जमीन संबंधी जो भी अधिकार छीने गए थे वो उनको अधिकार मिला। बेगारी प्रथा जो उनसे करवाई जाती थी, बेगारी करवाई जाती थी, उनसे उन्हें मुक्ति मिली। उसके अलावा उनके ज़मीन का सर्वे भी कराया गया, सरकारी सर्वे कराया गया ताकि पता चल सके कि किसका कहाँ ज़मीन है, मुंडाओं का कहाँ ज़मीन है। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट पारित कर उनके भूमि को वापस दिया गया।
अब इस विद्रोह के कुछ दीर्घकालिक परिणाम क्या हुए? तो मुंडा अब जो विद्रोह था भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रेरणा का काम किया। अब जो ये विद्रोह था ये इसका जो उद्देश्य था इस विद्रोह का, इसका जो प्रकृति था, इसमें जो संगठन की शक्ति थी बिरसा के अंदर लोगों को संगठित करने का, ये सारे तत्व क्या किए गए कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, वो उन सारे आंदोलनों में इस विद्रोह का जो परिणाम था इसे देखा गया। इस विद्रोह का जो उद्देश्य था ये हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में भी देखने को मिला। जैसे कि इन उनका उद्देश्य था मुंडाओं को बाहर करना, अपना मुंडा राज स्थापित करना, सामाजिक धार्मिक सुधार। तो ये सारे जो व्यवस्था थी ये भारतीय राष्ट्रीय जो संग्राम हुआ उसमें भी उपयोग किया गया। तो ये इस विद्रोह का दीर्घकालिक परिणाम था। अब देखेंगे हम कि बिरसा मुंडा विद्रोह का महत्व क्या था। अब तक हमने इसके कारण को समझा, इस विद्रोह के परिणाम को समझा, इसका जो विस्तार था वो कहाँ तक था ये सब देखा। अब इस विद्रोह का महत्व क्या है, तो भारत के इतिहास की लेखन परंपरा देखा जाए तो हमेशा से ही बड़े विद्रोह या आंदोलन को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, जबकि जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में बड़े आंदोलन के साथ साथ जनजातीय और किसान आंदोलन की भी उल्लेखनीय भूमिका रही, और इससे हम बिरसा मुंडा जैसे विद्रोह को देख सकते हैं। अब बिरसा मुंडा विद्रोह का महत्व हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, अलग अलग डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, और इसमें हम इसके महत्व को क्या देखेंगे, तो संगठन के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, उपलब्धियां इस विद्रोह की क्या क्या रही, उद्देश्य के स्तर पर इसका महत्व क्या है, जन सहभागिता के स्तर पर इसका महत्व क्या है, कार्यक्रम के स्तर पर इसका महत्व क्या है, और विचारधारा के स्तर पर इस विद्रोह का, बिरसा मुंडा विद्रोह का महत्व क्या है। तो संगठन के स्तर पर अगर हम देखें तो बिरसा मुंडा अपने कौशल से क्या किया कि आदिवासियों का संगठन बनाया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हेतु संगठन का महत्व स्थापित किया। यानी कि संगठन का महत्व आगे चलकर लोगों को समझ आया कि संगठन में शक्ति होती है, और संगठन इसी आंदोलन से प्रेरित होकर आगे भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें लोगों को संगठित किया गया। दूसरा है नेतृत्व के स्तर पर, तो किसी भी विद्रोह की सफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। बिरसा मुंडा ने अपने क्रांतिकारी नेतृत्व से आम जनता को अपने प्रति आकर्षित किया, लोगों का नेतृत्व के प्रति आस्था बढ़ी, और बिरसा के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस मिला। यानी कि नेतृत्व कुशलता इतनी बढ़िया थी बिरसा मुंडा की कि इसके क्रांतिकारी नेतृत्व ने क्या किया कि आम जनता को अपने प्रति इन्होंने आकर्षित कराया, लोगों को नेतृत्व के प्रति आस्था बढ़ी, बिरसा के विचारों से लोग प्रभावित हुए, और अलग अलग टेक्निक्स अपनाकर इन्होंने लोगों को अपने प्रति खींचा, लोगों को प्रेरित किया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का लोगों को उन्होंने साहस पड़ा। उन्हें देखकर लोगों के मन में साहस आई कि ब्रिटिश के विरुद्ध हम विद्रोह करें। नेक्स्ट देखें कि उद्देश्य के स्तर पर इस विद्रोह की क्या महत्व है। तो मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। यह जो आंदोलन था क्या था कि एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में जो था यह आरंभ किया गया था। वास्तव में 19वीं सदी में जो ब्रिटिश शासन का वास्तविक चरित्र स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वह कहाँ तक सुधारक है और कहाँ तक शोषक। इसमें बिरसा मुंडा विद्रोह का प्रभाव यह पड़ा कि आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में उद्देश्य के स्तर पर ब्रिटिश शासन से मुक्ति के स्वर को विकसित होने का मौका मिला। नेक्स्ट है जन सहभागिता के स्तर पर इस विद्रोह का क्या महत्व है। तो उद्देश्यों की स्पष्टता, व्यवस्थित संगठनात्मक आधार, क्रांतिकारी कुशल नेतृत्व के कारण इस विद्रोह को न सिर्फ मुंडा समुदाय बल्कि समाज के अन्य वर्गों का भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ। इस विद्रोह से प्रभावित होकर आगे के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन सहभागिता के निर्माण में भी सहयोग मिला। तो जन सहभागिता जो इन्होंने कराया था, जितने भी लोग थे इनके साथ आए, इनकी विद्रोह में इन्होंने अपना भागीदार बने इनके विद्रोह के साथ। तो ये क्या कि ये मुंडा विद्रोह से प्रेरित होकर, मुंडा विद्रोह से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन सहभागिता के निर्माण में भी आगे चलकर सहयोग मिला।
नेक्स्ट है कार्यक्रम के स्तर पर। तो चूंकि यह विद्रोह एक सामाजिक धार्मिक विद्रोह के रूप में भी था, इसलिए मुंडा राज की स्थापना के राजनीतिक उद्देश्य के साथ ही कई सारे समाज सुधारक कार्यक्रम जैसे कि शराबबंदी, पशु बलि, रूढ़िवादिता विरोध से इस आंदोलन के स्वरूप को काफी व्यापकता मिली। आगे चलकर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य रचनात्मक कार्यों को महान नेताओं के द्वारा शामिल किया गया, जिस राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य को और भी व्यापक बनाया गया। यानी कि जो रचनात्मक कार्य हैं आंदोलन के साथ साथ, जो रचनात्मक कार्य हैं, जो समाज के लिए इम्पोर्टेंट काम है, उसको भी शामिल किया गया है विद्रोह में, जैसे शराबबंदी, पशु बलि, रूढ़िवादिता विरोध। तो इन सभी तत्वों को शामिल करने से आंदोलन के स्वरूप को और भी ज़्यादा व्यापकता मिली, आंदोलन और भी ज़्यादा व्यापक हुआ। और यही सारी जो रचनात्मक कार्य हैं ये आगे भी यूज किया गया। आगे भी जो महान नेता थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, इन उद्देश्यों को अपनाया और इन उद्देश्यों से ही क्या हुआ कि हमारा जो राष्ट्रीय संघर्ष था वो और भी ज़्यादा व्यापक हुआ। अब विचारधारा के स्तर पर अगर देखें तो मुंडा समुदाय अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न वैचारिक आधारों को अपनाया। अपने समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षों को वैचारिक आधार मिला, जिससे कि यह विद्रोह क्या हुआ, व्यापक हुआ। अब उपलब्धियां इस आंदोलन की क्या थी? तो किसी भी आंदोलन का यह पक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में उसकी उपलब्धि देखी जाती है कि इस आंदोलन की आखिर उपलब्धियां क्या क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और बिरसा मुंडा विद्रोह में अगर देखा जाए तो उनके समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिला। जैसे कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, खुटकटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता, खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल का दर्जा, भूमि संबंधी अधिकार मिले, बेगारी प्रथा से उन्हें मुक्ति मिली, कई सामाजिक कुप्रथाओं से मुक्ति आदि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, जिसने आगे चलकर जनजातीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को कई दृष्टि से प्रेरित किया। तो ये सारी इस आंदोलन की उपलब्धियां थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। इसके निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा एवं दिशा बदल दी। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। बिरसा मुंडा विद्रोह महज एक विद्रोह नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी स्वायत्तता एवं उनके अधिकार के लिए संग्राम था। जनजातीय क्षेत्रों में आज भी बिरसा एक वीर योद्धा, देशभक्त एवं भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, जो आदिवासियों की प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। तो इस वीडियो में हमने बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से लिख सकते हैं। इस सारे डायमेंशन को इसमें कवर किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।